हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करवाएंगे, 2008 में पूछा गया था। ये हम 23 सेट का जो है करवाएंगे आपको। 23 सेट है इसमें, रूपमणि प्रकाशन का ही ये बुक। ठीक है, इसका डिस्कशन भी अच्छा से करवाएंगे। ये सिर्फ आप कर लिए तो आराम से एग्जाम में 60 से 65 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जी, जो आपको प्री निकालने के लिए अच्छा है, आराम से निकल जाएगा प्री। ठीक है, तो इसका अच्छा से डिस्कशन भी देखिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। क्या है? ठीक है, भारत के मानववादी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? तो वो आपको राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आप देखिए भारत, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसे देते हैं? तो वो आपको उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे? उपराष्ट्रपति को। देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और देखिए 5, और अपने राष्ट्रपति जो है ना अपना त्याग पत्र 5 तरह से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र के द्वारा, मतलब उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र, अगर उनको राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देंगे त्याग पत्र, तो वो कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है, जो आपको 61 में बताया गया, महाभियोग राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको अनुच्छेद 57 के द्वारा राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरा करने के बाद पुनः राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हो सकते हैं। ठीक है, 57 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी दोबारा मतलब राष्ट्रपति बन सकते हैं, मतलब दोबारा निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और भारत के राष्ट्रपति दो कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं आपको। ठीक है, चलिए तो अब तीसरा नंबर देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए तीसरा नंबर क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, ये देखिए प्रीवियस ईयर है तो उस समय जो था अपना, उस समय कौन था? प्रतिभा पाटिल थी। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा उस समय के हिसाब से। ठीक है, अभी तो आपको बनता है द्रौपदी भी है मुर्मू। ठीक है, आप चौथा नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है? 23वें सेना प्रमुख। तो देखिए उस समय ये शब्द आपको करंट अफेयर का हो गया। ठीक है, तो ये लोग आप अभी करंट अफेयर जब पढ़ाएंगे तब आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, देखिए इसके बारे में देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? ये भी देखिए आप करंट अफेयर ही है आपको। ठीक है, ठीक है, 6 नंबर में देखते हैं हम लोग आपको। 6 नंबर क्या, राज्य के मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपको किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपको कहाँ गया, हाँ, विधानसभा के प्रति। किसके प्रति होते हैं? विधानसभा के प्रति। देखिए राज्य के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक ना, अब देखिए विधानसभा के बारे में देखते हैं। विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि इससे पूर्व भी उसके विघटित कर सकते हैं। ठीक है, विघटित कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए विधानसभा का सत्रवासन का आदेश राज्यपाल देता है। सत्रवासन का आदेश कौन देता है? राज्यपाल देता है। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। वैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं जो विधानसभा में बहुमत साबित कर सके। ठीक है, और देखिए राज्य का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। संघ के, ठीक है, संघ के एक मंत्री जो है ना व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद, जो संघीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति होंगे उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए जितना भी हम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं वो आप एक कॉपी में लिख सकते हैं, के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है इसमें। देखिए 7 नंबर, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था? देखिए उस समय तो आपको किया था तो उसका नाम था ततिया कंस्ट्रक्शन। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब 8 नंबर क्या कह रहा है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? ठीक है, तो जूट के उत्पादन में कौन सा जिला है आपको, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपको हो जाएगा पूर्णिया। कौन हो जाएगा? पूर्णिया जो है जूट के मामले में अग्रणी जिला है आपको। चलिए जूट के बारे में देखते हैं थोड़ा। सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों के सामने का निर्माण भारत में विश्व प्रथम है। मतलब विश्व में प्रथम जो है ना ये जूट में कौन है? भारत है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भारत विश्व में 35%, कितना परसेंट जो है 35% के सामानों का निर्माण करता है, जूट के सामान का निर्माण करता है। ठीक है, बिहार में जूट उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से? याद रखिएगा, पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा है, किशनगंज है, मधुबनी है और दरभंगा है। ये आपको क्या करता है? जूट का
उत्पादन करता है, किसका, जूट का उत्पादन ये सब करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत में जूट उत्पादन कौन करता है, देखिए आपको तो मालूम होगा, वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन बार पूछता है, जूट उत्पादन में कौन है, वेस्ट बंगाल है। जूट का प्रथम कारखाना कब खुला था, देखिए जूट का जो प्रथम कारखाना था वो 1855 में खुला, रिसरा में खुला गया था। कहाँ खुला था, रिसरा। कहाँ खोला गया था, रिसरा में। याद रखिए, रिसरा में जूट का प्रथम कारखाना खोला गया था, ठीक है। देखिए बिहार में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, पूर्णिया का है। किसका है, तो याद रखिएगा पूर्णिया। पूर्णिया का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। और देखिए भारत, बांग्लादेश, चीन आदि जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। ये तीनों भी रखते हैं। भारत में प्रथम देसी जूट मिल जो है ना 1917 में खुल गया था, ठीक है। देसी जूट मिल जो है 1917 में कलकत्ता में खुला था। कौन खोले थे, उसका नाम था हुकुमन चंद। सेठ हुकुमन चंद के द्वारा खोला गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, ठीक है। तो कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र से किया था, तो वो आरा के थे। आरा मतलब जगदीशपुर जो हुआ वही आरा के हो गए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखिए, बाबू कुंवर सिंह जो है ना जगदीशपुर के जमींदार थे, जिसका नेतृत्व आरा में या आरा में ही, मतलब जगदीशपुर आरा में ही था, तो वहाँ से वो नेतृत्व कर रहे थे। देखिए अब हम लोग आपको बता देते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे दिल्ली से कौन कर रहा था, तो दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह जफर थे। कौन थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। कानपुर से थे नाना साहेब, ठीक है। कानपुर से कौन थे, नाना साहेब थे, लिख लीजिएगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। और फतेहपुर से जो थी अजीमुल्ला, कौन थी, फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। और झांसी से थे रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 में क्या बोल रहा है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजेटर कौन बनाए गए थे, जो उसमें बना था, तो कौन थे उसमें, एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने 2011 में नालंदा विश्वविद्यालय में विजिटर पद से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। 2011 में क्या कर दिया था, विजिटर पद से त्यागपत्र दे दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान चांसलर जो है कौन है, अरविंद पनगडिया, ठीक है। ये आपको करेंट अफेयर में याद कर लीजिएगा, ठीक है। अरविंद पनगडिया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कब किया था, तो 19 जून 2024 को किया था नया परिसर का उद्घाटन, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में लाया गया था। कब, 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था, तो 2010 में। कब लाया गया था, 2010 में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 11 नंबर देखते हैं हम लोग। 11 में क्या कर रहा है, बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि होता है, तो आपको कितना प्रतिशत में होता है, 60%। बिहार में कितना प्रतिशत में कृषि होता है, 60% में, ठीक है। ठीक है, अब देखिए भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है, बताइए। भारत के महान्यवादी को कौन, तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ऊपर आपको बताए थे कि किसको किसको जिसको नियुक्ति करता है उसको हटा भी देता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्या कर रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। साक्षरता दर जो है 2011 के जनगणना के तो कितना था, तो 47.53, ठीक है। देखिए बिहार में साक्षरता दर जो है 61.80% है। ये कितना, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष का साक्षरता दर कितना है, 71.20%, याद रखिएगा। अब महिला का कितना है, 51.50। देखिए ये आगे पूछा हुआ होगा कोई ना कोई सेट में, ठीक है। 2011 के संशोधित जनगणना डेटा के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है 63.82% है, ठीक है। जो कि पुरुष का साक्षरता दर 73.39% है। कितना, 39%। संशोधित जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। अब वो जनगणना के अनुसार था बिहार का, ठीक है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, आपको तो मालूम है, केरल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कितना परसेंट, कम से कम और अप्रोक्स 94% के लगभग में है, ठीक है। अब भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन है, बिहार है, ठीक है। बिहार पढ़ने उड़ने बहुत पीछे है अभी भी, तो बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे,
तो आपको तो मालूम ही है ध्यानचंद किससे थे, हॉकी से, ठीक है। देखिए शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, तो शेर शाह का बचपन का नाम क्या था आपको, फरीद, क्या था नाम था, फरीद खान था। कौन, फरीद, शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। देखिए सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगानी शेर शाह सूरी थे, ठीक है। सूर साम्राज्य के कौन थे, शेर शाह सूरी थे। शेर शाह का जन्म बजवाड़ा मतलब होशियारपुर में हुआ था। फिर कहाँ पे हुआ था शेर शाह का जन्म, होशियारपुर में, याद रखिएगा होशियारपुर में हुआ था, ठीक है। शेर शाह के पिता हसन खां बिहार के सूबेदार जमाल खान के अंतर्गत सासाराम में जागीरदार थे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फरीद फरीद ने एक शेर को मार दिया था। उनकी इस बहादुरी को देखकर अफगान के जो शासक थे उस समय महमूदुल्लाह शाह बहार खां उसको शेर खां की उपाधि देते हैं। तो शेर खां की उपाधि कैसे पता था आपको, जो अफगान के शासक थे मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी, वही शेर खां की उपाधि देते हैं, किसको, शेर शाह को देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, तो आप सबको मालूम है 1885 में हुई थी, ठीक है। देखिए 1885 में तो हुई थी एओ हुम के द्वारा, ठीक है। प्रथम बैठक कहाँ, इसका जो बैठक हुई थी बॉम्बे में हुई थी, याद रखिए। योमेश चंद्र बनर्जी इसके वो थे आपको, ठीक है, अध्यक्ष थे। कुल 72 आदमी इसमें पार्टिसिपेट लिया था। और कांग्रेस पार्टी का स्थापना पर लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कवच सेफ्टी वॉल सिद्धांत दिया था। किसने दिया सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, ये भी पूछता है, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। इनके विचार में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था। मतलब लाला लाजपत राय का कहना था कि कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो अंग्रेज ने अपनी पूर्ति के लिए किया था, ठीक है। लाला लाजपत राय ने ही कहा था कांग्रेस की स्थापना डॉल्फिन का मस्तिष्क का उपज है। पूछता है कि डॉल्फिन का मस्तिष्क का उपज किसने कहा था कांग्रेस की स्थापना, तो वो लाला लाजपत राय ने बोला था, ठीक है। तो याद रखिएगा। 17 नंबर आप सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 17 नंबर सवाल क्या है, 17 नंबर में बोल रहा है व्यापकत्व का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए ये डलहौजी के समय में लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इससे क्या होता है, इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्य का विलय किया गया था, ठीक है। इस नीति के तहत सर्वप्रथम किसको, सतारा, किसको किया गया था, सतारा को। देखिए इसमें इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ इसमें देखिए इस नीति के द्वारा सतारा को 1848 में, कब, 1848 में बना लिया गया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने व्यापकगत सिद्धांत यानी राज विलय नीति को समाप्त, आप पूछेगा कि लागू तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, समाप्त किसने किया था, तो समाप्त लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था, याद रखिएगा। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध पे कुशासन का आरोप लगा के उसको भी अपने में कर लिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। डलहौजी ने 1852 में एक इनाम कमीशन की नियुक्ति की थी। इनाम कमीशन जो थी उसकी नियुक्ति किसने की थी, तो डलहौजी ने। कब की थी, 1852 में। कब की थी, 1852 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो वो कौन थे आपको, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, यह भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछेगा तो भारत राय लॉर्ड कैनिंग थे, और अंतिम वायसराय प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, याद रखिएगा। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी, 1857 की सैनिक विद्रोह इसकी महत्वपूर्ण घटना थी। 1857 की सैनिक विद्रोह जो हुई थी किसके समय हुई थी, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है, याद रखिए। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ किया गया था। कब, 1858 में। 1858 में बोला कि जो ब्रिटिश वाला जो कंपनी था उसका शासन को ख़त्म करके ब्रिटिश दास का मतलब शासन शुरू कर दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1858 के अधिनियम के द्वारा। और वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, जैसे अभी बताए हैं आपको। 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था। तो 1833 के जो चार्टर एक्ट आया था तो भारत के गवर्नर जनरल को
भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसे बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कब? 1833 में। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल जो देखिए, ट्राई ब्रेकर ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है? देखिए ये आपको लूसेंट में दिया हुआ होगा, तो उससे आप क्या याद कर लीजिएगा। ये हमेशा बिहार दरोगा में पूछता है कि किस खेल से किस शब्द, कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ट्राई ब्रेकर जो है ये आपको फुटबॉल से भी है और हॉकी से भी है, ठीक है। याद रखिएगा, फुटबॉल हॉकी दोनों से है, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर सवाल क्या है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन जो कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। याद रखिएगा आपको। देखिए मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? मुंगेर किसकी राजधानी थी बताइए जल्दी से। तो आपको मुंगेर जो थी मीर कासिम की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर सवाल इसको। देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है? गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? बताइए क्या नाम था? तो इसका नाम देखिए गुरु गोविंद सिंह के जो माता के नाम थे ना, वो आपको क्या नाम था उनका माता का नाम? इसमें से तो कोई नहीं दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, पर उनके माता का नाम था आपको क्या था? ओके एक मिनट, माता का नाम तो मालूम नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। पर उसमें ये नाम नहीं है उनका, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना 1666 में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में। गुरु गोविंद सिंह की देखिए माता का नाम देखिए क्या था उसका? माता का नाम था गुजारी देवी थी। क्या नाम थी? गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह के जो माता की नाम था गुजरी देवी थी। याद रखिएगा, गुजरी देवी। क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, देखिए ऑप्शन में नहीं दिया था तो हम नहीं बताए और, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए 24 नंबर में क्या बोल रहा है? कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है? कामयानी जो पुस्तक थे उसके रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद थे। कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो उसके जयशंकर प्रसाद उसके रचयिता है। 25 नंबर क्या? अर्थशास्त्र तो आपको मालूम ही है किसका है? कौटिल्य, ठीक है। याद रखिएगा अर्थशास्त्र किसके लेखक किसके कौन है? तो कौटिल्य है, ठीक है। देखिए कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी कौन थे? कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र में ये भी पूछा गया है कि कितना अधिकरण है? तो याद रखिएगा 15 अधिकरण है और 180 जो है प्राभाग है। क्या है? 180 प्राभाग है। ये देखिए दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, याद था आपको, हम बता दिए। अर्थशास्त्र में जो है ना मौर्य प्रशासन पर सबसे अधिक जानकारी उपलब्ध कर है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 26 में क्या कह रहा है? इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? ये आपको नारा किसने दिया था आपको? ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है। याद रखिएगा इसको। देखिए दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का। करो या मरो हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा का नारा किसने दिया था? इकबाल ने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वास्तव में इकबाल जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ना वो हसरत मोहानी ने लिखा था, ठीक है। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद को अधिक लोकप्रिय बनाया था। पूछ सकता है अधिक लोकप्रिय किसने बनाया था? तो भगत सिंह ने बनाया था। साइमन कमीशन वापस जाओ और भारत छोड़ो का नारा ये किसने दिया था? मेहर अली। मेहर अली ने दिया था आपको। देखिए दोस्त हम जो भी बता रहे हैं वो पेन पेपर लेके बैठिए और उसको लिखिए। ये हर एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग को हम बोल रहे हैं तो सुन ले रहे हैं। मेरे पास लिखने का उतना सुविधा नहीं है इसमें, तो आपको हम बोल के बता रहे हैं, तो आप लोग कॉपी लेके बैठिए तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख रहे हैं, आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 27 में क्या करा है? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था, ठीक है। देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेज की विजय हो गई थी, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनरो। पूछता है कि अंग्रेज के है ना जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो मुनरो था। कौन था? मुनरो। याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, ठीक है। तो दरोगा का पीटी है तो 1764 भी दिया रहेगा, तो 22 अक्टूबर याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था, ठीक है।
इस युद्ध में अंग्रेज को भारत में एक बड़ी राजनीति शक्ति का बना दिया था। मतलब बक्सर का युद्ध जो हुआ था ना, उसको जो जीत जो था बहुत बड़ा राजनीतिक शक्ति का कारण बन गया था। ठीक है। बक्सर की लड़ाई में पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारों और नवाब मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद का कारण बन गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में बंगाल में जो मीर कासिम और अवध के सिराजुद्दौला और मोहम्मद शाह आलम द्वितीय जो थे के संयुक्त सेना ने अंग्रेज ने इसे पराजित कर दिया था। देखिए, बक्सर के युद्ध में किसे, मीर कासिम थे, ठीक है, सिराजुद्दौला भी थे और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज ने पराजित कर दिया था बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1764 में, आपको बक्सर का युद्ध होता है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि के तौर पे जो है ना, अंग्रेज जो है ना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार शाह आलम द्वितीय ने दे दिया था, किसको, अंग्रेज को। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 28 में क्या कर रहा है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो याद रखिएगा 9। कितना प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी। देखिए ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो पूछ सकता है, तब भी आपको बता देते हैं। इसका ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा अपना। 30 में क्या है, सितारा देवी किस वाद है ना विदा से मतलब ये संबंधित है। तो सितारा देवी जो थी ये आपको लोक नृत्य से थी, किसे, लोक नृत्य से, याद रखिएगा। देखिए पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, आपको मालूम ही है, 1916 में होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पटना हाई कोर्ट का जो स्थापना 1916 में हुआ था, उस समय जो कार्य क्षेत्र बिहार तथा उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे। ठीक है, 1936 में ना उड़ीसा को आपको मालूम है अलग हो गया था बिहार से 1936 में। ठीक है, भारत में भारतीय हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा भारत में 3 हाई कोर्ट बने थे 1861 में। मालूम है ना कौन कौन बना था, कलकत्ता बना था, बॉम्बे बना था और मद्रास बना था। कौन बना था, मद्रास, 3 हाई कोर्ट। अब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में कितना हाई कोर्ट है, तो याद रखिएगा 25 हाई कोर्ट है। कितना, 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, याद रखिएगा, जो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था। कब बना था, 1866 में, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए 32 में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु, ठीक है, कहाँ हुई थी, आपको तो मालूम ही है, पावापुरी में हुई थी। तो देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे उनकी मृत्यु जो है क्या हुई थी, 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। बिहार के राज पावापुरी में हुई थी। ठीक है, मल्ल राजा सरिस्तपाल के मतलब द्वारा ही अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, पावापुरी में जल मंदिर है, याद रखिएगा, जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी में है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने, कौन से तीर्थंकर थे, 24वें अंतिम थे। ठीक है, और उनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में, याद रखिएगा, कुंडलग्राम में हुआ था जन्म। अब मृत्यु कहाँ हुआ था, पावापुरी। पावापुरी में क्या है, जल मंदिर है, ये भी याद रखिएगा, पावापुरी में क्या है, जल मंदिर। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया। अब देखिए बुद्ध भगवान के बारे में पूछा है, बोला भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, देखिए ये कहाँ है, नेपाल में है। कहाँ है, लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक तो आपको मालूम ही है, बुद्ध है, बुद्ध भगवान हो गए। ठीक है, एशिया का, इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। बौद्ध को क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया के नाम से बुद्ध भगवान को, कौन, बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने, पूछता है ये क्वेश्चन, देखिए बुधवार, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो सर्वस्ती, सबसे ज़्यादा जो दिया था, देखिए सबसे अधिक सर्वस्ती में दिया था। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, पूछता है तो याद रखिएगा, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। कब हुआ था, 483, कब, 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म के बारे में किसमें, जातक कथा, ये ग्रंथ है जातक, उसमें पूर्व जन्म के बारे में गौतम बुद्ध के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए अभी हो गया 34 नंबर, देखते हैं, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था, 28वां, याद रखिएगा।
बिहार में लोकसभा सीट आपको 40 है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? 8 मार्च को। कब बनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? ठीक है, देखिए बिंबिसार किस वंश के राजा थे? आपको बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के थे, ठीक है। देखिए बिंबिसार जो है ना, मगध की गद्दी पे कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 544। हर्यक वंश जो भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश है, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? पूछता है। कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। अंतिम शासक हर्यक वंश का कौन था? नागदशक था। बिंबिसार के दरबार में महान चिकित्सक थे जीवक। कौन थे? जीवक जो थे ये बहुत बड़ा चिकित्सक था, ठीक है। जीवक ने बसंत सेना नाम के वैश्या का पुत्र था। जीवक जो किसका पुत्र था? बसंत सेना नाम का एक वैश्या था, उसी का पुत्र था। जीवक तक्षशिला से चिकित्सा में स्नातक किया था। कहाँ से किया था? जीवक जो था तक्षशिला से चिकित्सा मतलब स्नातक मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ था इसमें, चिकित्सा में, ठीक है। याद रखिएगा तक्षशिला से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे 38 नंबर, ठीक है। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू की थी? देखिए ये आपको चंपारण में किए गए थे, ठीक है। और भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में, देखिए करंट अफेयर हो गया, याद कर लीजिएगा। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन बना है? ये आपको अफगानिस्तान बना है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये आपको न्यूयॉर्क है। कहाँ? न्यूयॉर्क है। ये सब आपको करंट अफेयर ये क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीके जो है, ये यूएनओ का मुख्यालय ये वो, तो ये आपको पीछे में जो है ना लूसेंट का दिया हुआ है, तो वहाँ से आप याद कर लीजिएगा, तो एक बार में सारा याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए शिवाजी को किसने कैद किया था? तो शिवाजी को किसने किया था? औरंगजेब ने कैद कर लिया है, ठीक है। देखिए देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो शिवाजी थे। औरंगजेब ने 1666 में, कब? 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। कौन भवन में? जयपुर भवन में कैद कर लिया था। चौथे और सर देशमुखी नामक कर शिवाजी ने द्वारा लगाया गया था। देखिए चौथ जो होता है क्या? चौथ। चौथ हो गया या सर देशमुखी, ये दो कर था जो शिवाजी के द्वारा लगाया जाता था उस समय अपने, ठीक है। इन्होंने अपने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1627 में जन्म हुआ था, ठीक है, याद करिएगा। कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था, ठीक है। फिर जून 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच पोरबंदर की संधि होती है। तो पूछ सकता है पोरबंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में। पूछेगा किसके किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी के बीच में और शिवाजी और जय सिंह के बीच में थी। पोरबंदर की संधि के अनुसार शिवाजी और संभाजी आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे, ठीक है। और जय सिंह ने शिवाजी को सुरक्षा का वचन दिया था। कौन दिया था? जय सिंह ने बोला था कि हम सुरक्षा करेंगे, तो वचन दिया था। आगरा दरबार में शिवाजी ने 5 हजारी मनस दरबारी के पंक्ति में खड़ा होने से इनकार कर दिया था। आगरा दरबार में शिवाजी ने 5 हजारी मनसदारी के पंक्ति में खड़ा होने से इनकार कौन किया था आपको? शिवाजी ने। औरंगजेब ने शिवाजी को उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा के जयपुर भवन में बंदी बनाकर रखा था, ठीक है। कौन रखा था? तो औरंगजेब ने रखा था। किसने? औरंगजेब ने। देखिए अब चलते हैं इसमें 43, ठीक है। महात्मा गांधी किस अधिवेशन, ये कांग्रेस के मत, देखिए एक ही अधिवेशन में आपको महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वह बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो हुआ था, आपको याद रखना होगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आपको मालूम ही है कब हुआ था, 1905 में। देखिए ठीक है। राज्यपाल और राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, याद रखिएगा इसको। किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 108 अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। देखिए भारत में जो है ना 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। कितना बार? 3 बार, याद रखिएगा। 3 बार संयुक्त अधिवेशन किसके किसके लिए बुलाया गया था? दहेज निषेध बिल जो हुआ था 1961 में, उसके लिए बुलाया गया था। बैंकिंग बिल जो था 1978 में जो बैंकिंग बिल था उसके लिए बुलाया गया था। और पोटा कानून 2002 में को पोटा कानून जो हुआ था 2002 में, उसके लिए भी
संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग देखिए अब क्या है 46 में लिखते हैं, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र कितनी होना चाहिए, 21 वर्ष से या उससे ऊपर, 21 वर्ष होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, नेताजी कहाँ है, आपको नेताजी पटियाला में है, याद रखिएगा पटियाला में है। स्टेडियम का कुछ नाम बता देते हैं, देखिए किन्नर स्टेडियम जो कि जमशेदपुर में है, और ग्रीन पार्क स्टेडियम याद रखिएगा कानपुर में, कहाँ है, कानपुर में, कहाँ पे, कानपुर। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में। ब्रे बॉर्न स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में, कहाँ है, मुंबई में। और नेशनल स्टेडियम कहाँ होगा, दिल्ली में, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 48 में, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जसपाल देखिए उस समय का था, ये तो करेंट अफेयर हो गया, छोड़ दीजिए इसको। राजा भोज, ठीक है, निम्नलिखित में किस राजवंश से थे, तो ये आपको राजा भोज जो थे परमार वंश के थे, हमको शायद लग रहा है परमार वंश, हाँ परमार वंश के जो थे राजा भोज जो थे ये शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए 50 में क्या है, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, औरंगजेब। दिल्ली के जो लाल किला में स्थित जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, ठीक है, आगरा का जो, अगर देखिए दिल्ली का तो बोला था औरंगजेब, अब देखिए आगरा में भी किला था, उसमें भी मोती मस्जिद का निर्माण जो कराया था, आगरा के किला में जो मोती मस्जिद का निर्माण था वो आपको शाहजहाँ ने करवाया था। किसने, शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शान ये पूछता है आपको, तो शाहजहाँ के काल में। किसके, शाहजहाँ के। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें थी, देख लीजिए याद कर लीजिए, दिल्ली के लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनाया था, आगरा का मोती मस्जिद, और दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था, ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा लाहौर में, ठीक है, लाहौर में जो है ना बादशाह शाही मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कहाँ पे, लाहौर में, याद रखिएगा। औरंगजेब ने हैदराबाद के मक्का मस्जिद का निर्माण कराया था। औरंगजेब ने मक्का मस्जिद का निर्माण कौन कराया था, औरंगजेब करवाया था। औरंगजेब ने अपने पुत्र आजम शाह, कौन, आजम शाह जो था पुत्र, आजम शाह के देख रेख में बीबी का मकबरा बनवाया था। दो, दक्षिण भारत का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। वाह, दक्षिण भारत का ताजमहल कौन किसे कहते हैं, तो यही बीबी का मकबरा जो आजम शाह के देख रेख में बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 51 में क्या था, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह कब हुआ था। देखिए 57, तो 10 मई से शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को। ठीक है, देखिए 52 में क्या है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब की थी। देखिए ये कर आपको 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को, याद रखिएगा। देखिए 53 में क्या है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की है। देखिए ये तो प्री करेंट अफेयर है। ठीक है, तो ये आपको नहीं याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और से इसका आंसर बता देते हैं आपको, नेपाल। ठीक है, 54 में क्या था, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। तो देखिए इसमें याद करिएगा, राज्यसभा का अगर आपको बनना है सदस्य 30 वर्ष। राज्यसभा का गठन के बारे में बताया हुआ है अनुच्छेद 80 में। ठीक है, कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। भारत में प्रथम बार द्विसदनीय जो हुआ था, भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है आदमी को। ठीक है, उसमें जो राज्यसभा के लोग रहते हैं, पर प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य कार्यकाल को त्याग देते हैं, मतलब समझ गए ना, 1/3 सदस्य जो है ना प्रत्येक 2 वर्ष में त्याग देते हैं, उसके स्थान पर नया निर्वाचित होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। और इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा भंग हो जाता है पर राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, देखिए 55 में क्या बोल रहा है, 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ, देखिए करंट अफेयर है।
देखिए 56 में क्या बोल रहा है, 2008 में हो रहे ओलंपिक, ये भी देखिए श्वेत क्रांति का किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति, ठीक है। तो आपको मालूम है दूध से है। सतलज, चिनाब और रवि नदी किसकी है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। WWE में भागीदार द ग्रेट खली जो था उसका नाम पूछ रहा है, क्या था WWE का ग्रेट खली का नाम क्या था आपको, तो उसका नाम था, आपको असली नाम क्या था उसका, दिलीप सिंह राणा था। क्या था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिलीप सिंह राणा। देखिए हम शॉर्ट वीडियो बनाए थे उसमें शेर सिंह लग गया था गलती से, तो ये नहीं होगा, दिलीप सिंह राणा होगा, ठीक है। देखिए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए आपको है ना, ये सितार गिटार किससे है, ये क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग को याद रखना है। देखिए हम हर दिन जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उसमें आपको देखना है कि कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है। उस टॉपिक को जाके क्लियर करना है लूसेंट से। देखिए स्टैटिक जीके का वो आपको पीछे दिया हुआ है, एक बार में पूरा लूसेंट को पीछे में जाइएगा, विविध में आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। कला में जाइएगा तो ये वाला मिल जाएगा आपको, पंडित रविशंकर के बारे में जो किससे संबंधित है, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो पंडित रविशंकर जो किससे संबंधित थे आपको, ये आपको थे, आपको ये ये किससे थे, पंडित रविशंकर सितार से थे। कितना, सितार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए अब 61 नंबर में चल रहे हैं, 61 में क्या कह रहा है, देखिए किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक बोलते हैं, ठीक है। देखिए लोकमान्य बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। लोकहितवाद बोलेगा तो गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। जन नायक बोलेगा तो कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और महामाना जो मदन मोहन मालवीय को महामाना कहा जाता था, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बुलंद दरवाज़ा, देखिए बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये फतेहपुर सिकरी में है। जो अकबर जो था आगरा जीत के आया था, तो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो आपको देखते हैं आगरा भी दे दिया है ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 63 में क्या कह रहा है, एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चली थी। तो देखिए इसमें तो कौन सी है, तो मैत्री चली थी। समझौता पाकिस्तान के बीच था, याद रखिएगा। तो आपको मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चली थी, भारत और बांग्लादेश के बाद, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, संसद। कौन हटाएगा आपको, संसद के द्वारा हटा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संसद कैसे हटाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का प्रावधान में उल्लंघन करने पर उसको महाभियोग लाया जाएगा, ठीक है। महाभियोग लाएगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन, जैसे लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में पहले, उस राज्यसभा से पहले उसको 14 दिन का मोहलत दिया जाएगा। 14 दिन जैसे हो गया तो उसमें अगर 1/4 मतलब 1/4 आदमी अगर सिग्नेचर कर दिया तो वो पारित हो जाएगा तो महाभियोग लागू हो जाएगा, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उस सदन को 2/3 सदस्य के द्वारा पारित करना, और दूसरे सदन में जब जाएगा, मतलब मान लीजिए अगर हम लोकसभा से इसको पारित करते हैं, तो लोकसभा से पारित कब होगा, तो उसका 2/3 सदस्य को, मतलब जैसे 100 सदस्य, 100 है सीट, तो मान लीजिए 66 पॉइंट समथिंग आदमी को, 66 या 67 आदमी को सिग्नेचर करना पड़ेगा, 2/3 आदमी को, तब वो राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका से, कहाँ से, महाभियोग जो है अमेरिका से ली गई है, ठीक है। और महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो 61 में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमको इसमें जो जो लग रहा है जिसका बताने वाला, तो हम उसका डिफिने मतलब एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं, नहीं तो और सबका आंसर बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए भारत का ये हो गया। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से था, तो किससे था आपको, तो पुर्तगाल से था। देखिए वेलिंगटन कप, ये आपको बोले ना, ये भी हॉकी से है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी आपको विविध में दिया हुआ है लूसेंट में, तो एक बार आप लोग जाके ये सब देखिए, हर टॉपिक को जो जो आपसे नहीं बन रहा है वो आप पढ़ लीजिए, आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन था, पृथ्वी का, तो कौन है, देखिए जी है चंद्रमा, और कौन है, एक ही उपग्रह है। अब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी जो है कितना है, 3,84,365, कितना है, 3,84,365 है, ठीक है।
पृथ्वी से चंद्रमा लगभग 59% ही भागी उसको देखा जाता है, ठीक है। और वो अपना परिक्रमा कितना दिन में कर लेता है, 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। और चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। देखिए जातक, देखिए अभी पूछ दिया ना, देखिए पीछे डिस्कशन करवाए, पूछ दिया जातक का पवित्र ग्रंथ किसका, आपको मालूम है ना, बौद्ध का, जो उसमें आत्म का पिछले जन्म के बारे में जो लिखा हुआ था, तो बौद्ध से संबंधित है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए 69 में सोएज नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो याद रखिएगा ये आपको लाल सागर के साथ जोड़ता है। किसके साथ, देखिए ज्योग्राफी में आप जाइएगा तो कौन सागर किससे जुड़ता है, कौन किससे अलग करता है, एक मतलब लाल कलर का बॉक्स में लिखा होगा, ठीक है। तो उसको याद कर लीजिएगा, तो उससे आपका ये एक नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लाल सागर से भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिया था, मतलब धर्म के ऊपर जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो आपको सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक कहाँ दिया था, सरस्वती में दिया था, आपको अभी डिस्कशन में करवाए थे पीछे। तो आप लोग अगर पढ़ के आ रहे होंगे मेरा डिस्कशन, तो इसका आंसर आराम से दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए 71 में क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 370, ये तो आपको मालूम ही है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर से। रजनामा, देखिए ये महाभारत में ही, ठीक है, महाभारत को ही फारसी में अनुवाद जो किया था उसको ही बोलते हैं रजनामा। देखिए मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत का फारसी में रजनामा के नाम से करवाया था। किसने, देखिए रजनामा का नाम से कौन कराया था, अकबर ने। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है, पूछ देगा कि जय संहिता किसका पूरा नाम है, ऑप्शन दे देगा, रामायण ये सब, तो महाभारत मारिएगा, सही आंसर महाभारत होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद नकवी खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान आदि के द्वारा किया गया था फारसी में, पर अकबर जो कराया था तो रजनामा के द्वारा। रजनामा का जो अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक, इसलिए इसका नाम, देखिए समझ गए, युद्ध का पुस्तक होता है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, 1 लाख से अधिक श्लोक हैं उसका, ठीक है। और ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, सर्दी भी है थोड़ा इसलिए। चलिए 73 नंबर देखते हैं, वह मुगल सम्राट जिसे 2 बार राजाभिषेक हुआ था। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 बार किसका हुआ था आपको, देखिए इसमें जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का 2 बार अभिषेक हुआ था आपको, नहीं सॉरी औरंगजेब का हुआ था, ठीक है। औरंगजेब का जो है ना 2 बार मतलब राजाभिषेक हुआ था, याद रखिएगा औरंगजेब का, ठीक है। देखिए औरंगजेब का जो पहला राजाभिषेक हुआ था 1658 में हुआ था आगरा में, ठीक है। और दूसरा जो आपको हुआ था 1659 में हुआ था, ठीक है, 1659 में दूसरा हुआ था। देखिए औरंगजेब तो था ही एक, औरंगजेब एक था जिसका हुआ था 2 बार अभिषेक। फिरोज शाह तुगलक भी जो थे उसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। प्रथम बार फिरोज शाह का ठट्टा में हुआ था, ठट्टा एक जगह का नाम है, वहाँ हुआ था। दूसरी बार दिल्ली में राज्याभिषेक कराया था। और देखिए शिवाजी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे अगर उस हिसाब से देखेंगे तो औरंगजेब था, पर फिरोज शाह तुगलक का भी कितना बार, 2 बार राज्याभिषेक हो चुका है, और शिवाजी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 74 में क्या कह रहा है, अंग्रेज का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। देखिए 1632 में सुनहरा फरमान, जो गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज को एक सुनहरा फरमान 1632 में दिया था। सुनहरा फरमान में के अनुसार 500 पैगोडा सालाना देने से गोलकुंडा के राजा ने बंदरगांव पे स्वतंत्र रूप से बोला था, व्यापार कर लीजिए स्वतंत्र रूप से, 500 पैगोडे में मान गया था उस समय के हिसाब से। 1611 में दक्षिण भारत में प्रथम खड़काना खोला गया था। कब, 1611 में प्रथम मुस्लिमपट्टनम में, कहाँ खोला गया था, मुस्लिमपट्टनम में खोला गया था, तो याद रखिएगा। देखिए अब 75 नंबर देख रहे हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। देखिए 1510 गोवा पे, ठीक है, 1510 में किया था, याद रखिएगा इसको। देखिए रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम जो है, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ऑप्शन नंबर बी, प्यूपा से होगा। क्या, रेशम की उत्पत्ति जो होती है रेशम के कीड़े की प्यूपा से होती है, याद रखिएगा। ठीक है, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा
अत्यावश्यक है मतलब ज़रूरी है। तो इसमें कौन हो जाएगा, उपयुक्त मतलब सभी, मतलब काम करने के अनुकूल हैंडसेट भी मतलब होना चाहिए हाथ में पकड़ने में, सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए। तो इसके हिसाब से चारों होगा, ठीक है। देखिए 78 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर में कुंजी पटल की कुंजी परमागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो बता दीजिए। सी, एंटर। एंटर जो है नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 79 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो सारा है। देखिए HTTP भी है, ईमेल भी है, www.com भी है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए किस रक्त को किस रक्त वर्ग को स्वरदाता, स्वरदाता मतलब डोनर कहते हैं, डोनर, ओनर। देखिए ओ आ रहा है तो समझिएगा, इसमें ओ मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डोनर जो है वो जो है डोनर होगा, और लेने वाला जो होता है ए बी, ए बी कौन होता है, ए बी होता है। तो याद रखिएगा उस हिसाब से। चलिए देखते हैं 81 नंबर, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पुनः उगाने के लिए किया जाता है। देखिए इसका तो हमको गन्ना, गन्ना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। गन्ना का तने का कटाई किया जाता है गन्ना के लिए, ठीक है। अब देखिए एड्स, देखिए इसमें कभी क्या क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसिव सिंड्रोम, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए HIV का भी पूछ सकता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस नाम है HIV का, ठीक है। तो याद रखिएगा HIV वायरस की जांच करने के लिए कौन टेस्ट होता है, एलिसा। कौन, याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट होता है HIV वायरस का, HIV वायरस के जांच के लिए, ठीक है। अब देखिए 83 नंबर, दूध के फटने से कौन सी एसिड उत्पन्न होती है, दूध के फटने से, ठीक है। तो ये वाला लैक्टिक एसिड, ठीक है। देखिए अब हम लोग बताते हैं, दही खट्टा या दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिरका, सिरका में 6% एसिटिक अम्ल होता है, कितना परसेंट, एसिटिक अम्ल 6% होता है। संतरा एवं नींबू में कौन सा, नींबू में देखिए सिट्रिक अम्ल, संतरा हो गया या नींबू हो गया उसमें सिट्रिक, पर अंगूर में कौन, टार्ट्रिक अम्ल होता है, याद रखिए टार्ट्रिक। इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। और टमाटर बहुत बार पूछा है, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए आप कोई भी सेट मारिएगा एक बार न एक बार टमाटर का मिल ही जाएगा, या नींबू का, या नींबू का हो गया, अंगूर का, तो अंगूर में टार्ट्रिक, नींबू में सिट्रिक, संतरा में सिट्रिक, संतरे में एसिटिक। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए देखिए अब यहाँ पूछ रहा है, संतरे में किसका प्रबल स्रोत है। संतरे, संतरे जो है होता है किसका प्रबल स्रोत है। तो वो विटामिन का, किसका है, विटामिन का होता है। देखिए जल में घुलनशील विटामिन पूछ सकता है, तो कौन है, दो ही है, BC। अब वसा में पूछेगा तो कौन है, A, D, E और K, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, तो याद रखिएगा आपको, ठीक है। देखिए 85 में क्या बोला, कौन सा रोग मच्छर में होने वाले रोग नहीं है, हाँ? ठीक है, तो 85 का कौन हो जाएगा, घेंगा। मच्छर से होने वाला रोग घेंगा नहीं है, या आयोडीन की कमी से होता है घेंगा, ठीक है। चलिए पालक के पत्ते में किसकी प्रबल मात्रा होती है, मतलब इसमें आयरन, आप सुन जाते होंगे पालक में आयरन की अधिक मात्रा होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं 87 नंबर, दंत क्षय का कारण क्या है। दंत छः जो दांत में जो हो जाता है वो दंत छः, उसका कारण क्या है, तो आपको बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण दंत छः हो जाता है, ठीक है। 88 नंबर लिखते हैं, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो किसके रोकथाम के लिए, टिटनेस, टिटनेस के लिए दिया जाता है एंटी ऑक्सीजन टॉक्सिन का इंजेक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 89 में क्या, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध, क्या थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, बताइए आपको, भौतिक शास्त्र थे, भौतिक शास्त्री थे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, याद रखिएगा। टेलीफोन का, इसको आपको मालूम ही है, ग्राम बेल होगा, ठीक है। तो ये था वो, देखिए फिजिक्स में जाइएगा लूसेंट का, इसमें आविष्कार से पूछता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पूछा है, यहाँ टेलीफोन 2 नंबर आपको यहाँ पर, देखिए यहाँ पे भाप इंजन जेम्स वाट के द्वारा। देखिए लगातार आपको 3 को पूछ दिया, 3 नंबर इंपॉर्टेंट रखता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। स्पीडी में, ये क्या बोलते हैं, करेंट, ये लूसेंट में जाइएगा, फिजिक्स के लास्ट में आविष्कारक दिया हुआ है, तो पढ़ लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। देखिए 92 नंबर में क्या दिया हुआ है, PSLV का आपको ये पूछ रहा है,
इसका डिफिनेशन क्या है PSLV का, तो PSLV का मतलब हो गया आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका हो जाएगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए 93 नंबर क्या बोला, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपको, जब किसी माध्यम में प्रकाश बढ़ेगा तो वो प्रकाश जो है ना अपरिवर्तित रह जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए आप उसको। 94 में क्या बोला, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा है, आपको मालूम ही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके लिए जिम्मेदार है। और कौन कौन सा है, देखिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको बताई दी है, CH4 भी है, मीथेन जिसे बोलते हैं, N2O है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, SF6 ये भी इसके लिए है। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन सा गैस इसमें से कार्बन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 को होगा, एगो नहीं होगा, तो इस 6 को याद कर लीजिएगा, CO2, CH4, N2O और क्या बोलते हैं O3, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और SF6, ठीक है। तो याद रखिए, ज़्यादातर तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछता है, तो आपको बता दिए, ठीक है। देखिए 95 में क्या है, निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो किसमें होता है आपको, सौर लालटेन में, किसमें होता है, सौर लालटेन में अपरमा इसमें होता है, ठीक है। 96 में क्या है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। देखिए विद्युत धारा का मापन किसे करते हैं, एमीमीटर, मापने के लिए क्या, एमीमीटर। देखिए डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न परावर्तित करता है, निम्न को परावर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है बताइए आपको, ये तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनेमो, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा में बदल देता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। देखिए हम जितना भी मुंह से बोल रहे हैं उसको आप कॉपी में लिख लीजिए, 1 नंबर का फिक्स है, इसी से आएगा ही आएगा, ठीक है। डिस्कशन हम जो 23 सेट करवाएंगे आपको आराम से 65 से 70 नंबर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। देखिए मेरे पास इसमें लिखने के लिए है नहीं, इस पर घसेंगे भी तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए बोल रहे हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 98 में क्या है, ग्लेबली है ना, ग्लेबलाइज जो होता है लोहा में चादरों पर निम्नलिखित परत जो चढ़ाई जाती है वो किसकी होती है, उसमें किसका होता है, जस्ता का, किसमें होता है, जस्ता का, ठीक है, याद रखिएगा। और 99 जो है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो ये आपको मालूम ही है कौन है, हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। वॉशिंग सोडा, देखिए वॉशिंग सोडा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं वॉशिंग सोडा को। आर धोने वाला जो सोडा होता है तो उसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, ये खाने वाला सोडा होता है, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट सेट हम सेट नंबर 2 पे मिलेंगे आपसे। कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हर दिन एक एक सेट हम लेके आएंगे इसी पे, ठीक है। धन्यवाद, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।